गाइस, क्या हाल है आप सबका। अच्छा, तो ये वाली वीडियो जो ये एक्यूट और यूज़ इंजरीज़ की है, ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन दी थी स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। तो उसमें मैंने इंजरीज़ की टाइप्स बताई थी। उसमें मैंने कहा था एक्यूट और यूज़ इंजरी। तो अब एक्यूट जो है एकदम से इंजरी हो जाए, सही है, थोड़े से टाइम में हो जाए, जबकि ओवर यूज़ जो है वक्त के साथ साथ इंजरी हो। तो ये दो टाइप्स की इंजरीज़ है, ठीक है, स्पोर्ट्स में हो सकती है। तो इनमें डिटेल में पढ़ेंगे हर इंजरी में कौन कौन सी इंजरीज आ सकती है। सही हो गया। तो सबसे पहले एक्यूट को शुरू करते हैं। एक्यूट को भी दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सट्रिंसिक काज हो सकती है, इंट्रिंसिक काज हो सकती है। इसे पिछली वीडियो में मैंने बताया। इंट्रिंसिक में क्या है, अब इधर जो है एक्सट्रिंसिक काज और इंट्रिंसिक थोड़ा सा अलग है पिछली वाली वीडियो से। इसमें क्या है, इंट्रिंसिक जो है बॉडी के अंदर कोई मसला हो जिसकी वजह से हो, ठीक है ना, जबकि एक्सट्रिंसिक या बाहर से कोई चीज़ लगी है जिसकी वजह से मसला हुआ है बॉडी में। तो इन दो बेसिस पे इसकी इंजरीज को और भी डिवाइड किया जा सकता है, कॉज की बेसिस पे, अगर कॉज की जानिब से देखा जाए। अच्छा, अब एक्यूट इंजरी की टाइप्स देखते हैं। अकॉर्डिंग टू साइट हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इंजरी को। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंजरी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो दो तरीक़ों से एक्यूट इंजरी को क्लासीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले साइट ऑफ इंजरी, दूसरा टाइप ऑफ इंजरी, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्प्रेन, स्ट्रेन। अब इसमें हर एक जो है स्टेन, अच्छा, इसमें अब हर एक जो है उसको हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बोन, फिर कार्टिलेज के बारे में देखते हैं, जॉइंट की कौन सी इंजरीज हो सकती है, लिगामेंट्स की कौन सी, ब्ला 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 सारी। अच्छा, तो बोन सबसे पहले शुरू करते हैं। तो बोन जो है, बोन की क्या इंजरी होती है, फ्रैक्चर होता है ना ज़्यादातर। फ्रैक्चर की फिर अपनी टाइप्स है। फ्रैक्चर क्लोज ओपन भी हो सकता है। इसके अलावा ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पायरल, कम्युनिटेड, ग्रीन स्टिक, एवल्जन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं। बड़े इजी है, नेम से आपको पता चल रहा होगा इसके। तो ये मैं आपको खैर ही बता भी देता हूँ। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स फ्रैक्चर के क्या होते हैं। एक बंदे को फ्रैक्चर हो गया तो उधर पेन होगा, टेंडरनेस होगी, ब्रूजिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, और इसके अलावा डिफॉर्मिटी भी नज़र आ सकती है इस वाले फ्रैक्चर की वजह से, सही है। और साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट भी हो सकती है। तो ये तो सिंपल साइंस है, कोई भी इजीली बता सकता है। अच्छा, तो ये फ्रैक्चर की टाइप्स है। अगर इस तरह बिल्कुल सीधा कट लग गया है, ये सीधा टूट गई है हड्डी, तो ट्रांसवर्स हो गया। अगर लॉन्ग एक्सिस में टूटी है, इस तरह लाइन में आया है, तो ये लिनियर है। अगर इस तरह है टेढ़ा, तो ऑब्लिक हो गया। नॉन डिस्प्लेस्ड, हिला नहीं है अपनी जगह से, अपनी जगह पे ही है। लेकिन अगर हिल जाए तो फिर क्या हो गया, डिस्प्लेस्ड ऑब्लिक। स्पाइरल में गोल सा हीलिक्स टाइप वो होता है, ठीक है। ग्रीन स्टिक क्या है, ग्रीन स्टिक काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। ग्रीन स्टिक क्या है, ये जो बाहर दरख्त पे क्या होती है, शाखें होती है, उस एक शाख को आप, ताज़ा शाख को तोड़ दो, ग्रीन कलर की होती है ना, तो उसको तोड़ के उसको आप वो दरख्त से उतार दें, और उसके बाद उसे तोड़ने की कोशिश करें, तो जब उसे बेंड करते हैं तो वो एक साइड से टूट जाती है, लेकिन वो पूरी की पूरी नहीं टूटती। उसको फिर तोड़ने के लिए फिर दूसरी साइड पे आप बेंड करते, फिर घुमाते हैं, आखिर में बड़ी मुश्किल से वो टूटती है ना, बड़ी लचक होती है उसमें, तभी वो नहीं टूटती। जबकि अगर दूसरी तरफ जानिब देखा जाए, उसी लकड़ी को आप छोड़ दें एक 10-15 दिनों के लिए, वो खुश्क हो जाती है, फिर उसके बाद जब तोड़े वो टक करके टूट जाती है। तो ग्रीन स्टिक क्यों कहते हैं इसको, ग्रीन कलर की होती है वो स्टिक, है ना, जो ताज़ा होती है वो ग्रीन कलर की होती है, तो उसमें लचक होती है। इसी तरह बच्चे जो होते हैं, बच्चे की बोन्स थोड़ी इलास्टिसिटी उसमें होती है एज़ कम्पेयर टू मैच्योर बोन्स, सही है। तो उनमें फ्रैक्चर्स जब आते हैं, तो वो देखिए एक साइड पे जब बेंड होती है बोन, तो एक साइड पे फ्रैक्चर आ जाता है, तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाता है। कम्युनिटेड में क्या है, चूरा चूरा हो जाए बोन, जिस तरह गन शॉट लगे तो एकदम से वो जिस जगह पे लगती है उधर से हड्डी चूरा चूरा हो जाती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स इन्होंने लिखे। एवल्जन फ्रैक्चर भी हो सकता है। एवल्जन फ्रैक्चर क्या है, लेट सपोज ये जगह है, ये बोन का एक पार्ट है, इसके साथ टेंडन लगे हुए हैं। टेंडन अगर इस बोन को खींचे और इस बोन को अपने साथ इस पार्ट को, थोड़े से पार्ट को उतार दे, तो ये एवल्जन फ्रैक्चर है। इसके अलावा अगर लिगामेंट, इसके इधर लगे लिगामेंट लगा हुआ है, अगर वो लिगामेंट इतना स्ट्रांग है कि वो बोन को अपने साथ उतार दे, तो उस केस में भी एवल्जन फ्रैक्चर होगा। तो एवल्जन फ्रैक्चर के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। बकल फ्रैक्चर क्या होता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, जब एक फ्रैक्चर इस तरह हो जाए और इधर भी मसल लगा हुआ है और इस जगह पे लगा हुआ है, तो मसल टाइट होता है, वो होता है क्या कहते हैं, इलास्टिक होता है, तो अब बोन्स को आपस में खींच लेता है। तो ये हो गया। इसके अलावा कम्युनिटी फ्रैक्चर को बता दिए। कंप्रेशन फ्रैक्चर वर्टिब्रास में होते, चपाती हो जाती है बोन, सही है। तो इसके अलावा बाकी जो है सारे मैंने ऊपर आपको बता दिए। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस और मैनेजमेंट,
कॉम्प्लिकेशंस इन फ्रैक्चर की वजह से क्या आ सकती है, ये सिंपल कॉम्प्लिकेशंस लिखी हुई है इसमें। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक टर्म है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम आगे भी आएगा इसमें। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में आगे आप, अच्छा ये नीचे लिखा हुआ है सॉरी, एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर देखा जाए हैंड को, आप अपने फोर आर्म को देख ले, बाइसेप ट्राइसेप को देख ले, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, जिस तरह बाइसेप्स है वो फ्लेक्सर मसल्स है ना, और ह्यूमरस के पीछे ट्राइसेप्स है, वो क्या एक्सटेंसर्स है। तो फ्लेक्सर मसल्स अपने कंपार्टमेंट में होते हैं, जबकि जो ट्राइसेप मसल होते हैं अपने कंपार्टमेंट में होते हैं। एक एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है बाइसेप्स ट्राइसेप्स का, और आगे की तरफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट किसे कहती है, एक हिस्सा जिसमें चीज़ें पड़ी हो, ठीक है। तो जो फैशिया होता है, फैशिया उसने इनको कवर किया होता है। बाइसेप का अपना फैशिया ने उसे कवर किया होता है, ट्राइसेप को अपने फैशिया ने, ठीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक पाइप है, ठीक है, पाइप है, उसके अंदर आप कोई चीज़ डाल दें तो वो एक कंपार्टमेंट बन गया। पीछे की तरफ भी एक पाइप है जिसके अंदर ट्राइसेप मसल्स है। तो अगर वो पाइप देखिए डिस्टेंसेबल नहीं होती, वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती। अगर वो बाइसेप के साथ, तो और जगह नहीं होगी ना उस पाइप में या फैशिया में। फैशिया में सिर्फ बाइसेप की जगह है, अगर उधर स्वेलिंग हो जाए तो क्या होगा, उधर जोर पड़ेगा उस कंपार्टमेंट में। वो जोर की वजह से उधर प्रेशर बनेगा। तो जैसा आपको पता है ब्लड उस तरफ आ रहा होता है ना, उस बाइसेप की तरफ, तो बाइसेप की तरफ ब्लड नहीं आ सकेगा क्योंकि उधर इतना ज़्यादा प्रेशर है, वो ब्लड को आने से रोक रहा है। तो अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम किस केसेस में हो सकता है, अगर फ्रैक्चर हो जाए या इस तरह कोई और इंजरी हो जाए, तो उधर क्या होता है, उधर अंदर स्वेलिंग और इडीमा वगैरह बन सकता है, जिसकी वजह से वो जगह तो तंग है, तो उधर इतना ज़्यादा जब स्वेलिंग होती है तो उधर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड उधर नहीं आ सकता। तो अगर बाइसेप ब्लड नहीं आ रहा तो बाइसेप से आगे भी तो ब्लड नहीं जा सकेगा फोर आर्म की तरफ, तो आगे फोर आर्म की तरफ ब्लड नहीं आएगा, उसे ब्लड नहीं मिलेगा, नेक्रोसिस हो सकती है। इसके अलावा हाथ ठंडा होता है आगे वाली रीजन। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम का आप कैसे पता लगा सकते हैं, जिस जगह पे स्वेलिंग हुई हुई है उस जगह पे आप टच करें, अगर बहुत ज़्यादा वो सख्त हुई हुई हो जगह तो आप समझ जाए कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। दूसरा जो है, उस कंपार्टमेंट वाली जगह के आगे देखें, उस स्वेलिंग वाली जगह के आगे देखें, अगर हाथ ठंडे है या पाँव ठंडे है, उधर ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, तो बस समझ जाए कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ। उस केस में क्या करते हैं, फैशिया को कट कर देते हैं, सर्जरी के थ्रू उस जगह को कट कर देते हैं ताकि उधर से प्रेशर रिलीज हो। सही है। तो फ्रैक्चर में भी एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, एसोसिएटेड इंजरीज हो सकती है फ्रैक्चर के साथ साथ, और जो उधर नर्व्स वगैरह है। इसके अलावा डीवीटी, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकती है, ब्लड क्लॉट बन के ऊपर नीचे जा सकता है, ऊपर ही जा सकता है सॉरी। अच्छा, इसके अलावा मेलयूनियन हो सकती है, बोन गलत लग सकती है, डिलेड यूनियन, इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइज हो जाती है वो जगह, कंट्रक्चर बन सकता है। तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, या तो अगर डिस्प्लेस फ्रैक्चर है उसको अपनी जगह पे ला के रिडक्शन करके उस जगह पे स्क्रूज लगा सकते हैं, या सिंपली कास्ट वगैरह पहना सकते हैं ताकि मोबाइल रखे उसे। अच्छा, अब आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये हमने एक्यूट इंजरीज में पहली टाइप पढ़ी, बोन की अगर इंजरी हो। दूसरी साइड ऑफ इंजरी कार्टिलेज हो सकती है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज की भी इंजरी हो सकती है। सही है। तो आपको पता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का फंक्शन क्या है ना। तो ये इसकी इंजरी हो सकती है। तो सुपीरियर सरफेस, मोस्ट कॉमन आर्टिकुलर कार्टिलेज कौन सी जगह से डैमेज होता है, जो टेलस है, एंकल वाला रीजन है, एंकल में जो कार्टिलेज है वो डैमेज हो सकती है क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, जोर आता है। फिमोरल कंडाइल्स पे भी जोर आता है, वो डैमेज हो सकते हैं उसकी जो कार्टिलेज है। इसके अलावा पैटिला, उस पर भी जोर आता है, बॉडी का वेट जो है इसके भी थ्रू ट्रांसफ़र होता है, तो इसकी कार्टिलेज ख़राब हो सकती है। इसके अलावा ह्यूमरस, सही है। तो कार्टिलेज के इंजरीज की नो टाइप लिखी, टाइप 1 2 3 में डिवाइड किया गया। टाइप 1 में जो है अंदर की तरफ कार्टिलेज डैमेज होता है, टाइप 2 में ऊपर की तरफ, जबकि टाइप 3 में साथ ही साथ बोन भी इन्वॉल्व हो जाती है, सब कॉन्ड्रल बोन। सब कॉन्ड्रल का क्या मतलब, कार्टिलेज को कॉन्ड्रल कहते हैं, उसके नीचे सब। तो अच्छा, अब कार्टिलेज पढ़ लिया, इसके बाद जो साइट है वो जॉइंट है, फिर लिगामेंट पड़ेंगे, मसल, टेंडन, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सबसे पहले अब देखते हैं जॉइंट। जॉइंट की इंजरीज तो आपको पता है हो सकती है। तो जॉइंट की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है वो कितना स्टेबल है, किस चीज़ों पे, एनाटॉमी पे। अच्छा, तो जॉइंट में डिसलोकेशन, सबलक्सेशन वाली इंजरीज आ सकती है, ठीक है, ज़्यादातर। तो डिसलोकेशन किसे कहते हैं, जब एक जॉइंट अपनी जगह से हट जाए, जिस तरह ये डिसलोकेशन हुई हुई है, और ऊपर वाले में सबलक्सेशन हुई हुई है।
हट तो गया है लेकिन थोड़ा बहुत कांटेक्ट में है अभी भी जॉइंट, जबकि इस दूसरे में ये बोन बिल्कुल हट गई है जॉइंट से, सही है, डिसलोकेशन में। तो ये फ़र्क है। अच्छा, जॉइंट जब अपनी जगह से हट जाए तो जिस जगह पे जाएगा तो उस जगह पे इंजरीज कॉज कर सकता है नर्व्स या वेसल्स की, ठीक है। तो इसके बाद अब स्ट्रक्चर आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की भी इंजरीज हो सकती है, इसको ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1 2 3, सही हो गया। तो ग्रेड 1 में हल्का सा स्ट्रेच पड़ता है और थोड़ा बहुत टीयर होता है, ग्रेड 2 में हाफ टीयर हो जाता है, ग्रेड 3 में फुल टीयर हो जाता है, सही हो गया। इस लिगामेंट्स के टीयर को क्या कहते हैं, या इसकी इंजरी को क्या कहते हैं, स्प्रेन, सही है। अच्छा, इधर इन्होंने बात लिखी ग्रेड 2 में जो है, जब आप उसको लिगामेंट पे स्ट्रेस डाल के देखते हैं, बोन की मूवमेंट करते हैं, उस जॉइंट की मूवमेंट करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिधर वो एकदम से रुक जाता है, आगे नहीं जाता, फर्म एंड पॉइंट आता है। जबकि ग्रेड 3 में फुल रप्चर हुआ होता है लिगामेंट, तो उस जॉइंट को मूवमेंट से रोक नहीं सकता, तो उसमें कोई फर्म एंड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ग्रेड 1 2 में कौन सी मैनेजमेंट, और ग्रेड 3 में, ग्रेड 1 2 में जो है इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस होता है, जॉइंट मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू मसाज कर सकते हैं, और बाद में फिर अच्छा, इसी तरह ग्रेड 3 में क्या करते हैं, सर्जरी कर सकते हैं या प्रोटेक्टिव ब्रेसिंग लगा सकते हैं। और इन दोनों में जो है लास्ट में क्या करते हैं, जब थोड़े बहुत सिम्टम्स सबसाइड हो जाए तो मसल स्ट्रेंथनिंग, प्रोप्रियोसेप्टिव ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग पे काम करते हैं। अच्छा, मसल, अब मसल आ गया। मसल में एक्यूट कौन सी इंजरीज हो सकती है, या स्ट्रेन या टियर हो सकता है, कंट्यूजन हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, सही है। ये एक्यूट इंजरीज मसल में आ सकती है। तो स्ट्रेन या टियर, मसल के टियर को कहते हैं, इसकी भी ग्रेड्स है, ग्रेड 1 2 3, जिस तरह था उसका लिगामेंट का था, इसी तरह इसका भी होता है, ठीक है। ज़्यादातर इंजरीज कौन से मसल में कॉमन है, जो टू जॉइंट्स को क्रॉस करे, जिस तरह हैमस्ट्रिंग हो गया, रेक्टस फेमोरिस हो गया, इस तरह काफ़ी ज़्यादा है, गैस्ट्रोक हो गया। अच्छा, इन्होंने लिखा हुआ है इधर, कंट्यूजन मसल की इंजरी की दूसरी टाइप है, ठीक है। जब एकदम से कोई चीज़ आके ज़ोर से मसल पे लगे तो ब्रूजिंग उस जगह पे हो जाती है, ब्लड उधर एकदम से जमा हो जाता है, तो ये इसमें ब्लीडिंग होती है। मोस्ट कॉमन साइड जो है वो है एंटीरियर थाई, जिसमें क्वाड्राइसेप मसल अफेक्ट होता है। इस इंजरी को कॉर्क थाई भी कह सकते हैं, चार्ली हॉर्स भी कह सकते हैं, डेड लेग भी कह सकते हैं, क्योंकि बंदा नहीं चल सकता इस टांग के थ्रू, जिस तरह इस बंदे को वो है। तो कंफ्यूजन की मैनेजमेंट क्या है, उस जगह से ब्लीडिंग और स्वेलिंग को कम करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिक मोडेलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने लिखा हुआ है कॉर्क थाई ग्रेड 1 होता है, तो कॉर्क थाई की कैटेगरीज लिखी हुई है, मतलब ये जो इंजरी हो गई है, कंफ्यूजन हो गई है इस मसल की, तो उसकी इंजरीज की ग्रेड्स लिखे हुए हैं। अगर 3 वीक्स तक एक इंजरी ठीक हो जाए तो ग्रेड 1 है, अगर वो ज़्यादा टाइम ले और उससे ज़्यादा टाइम ले तो उसके बारे में लिखा है ग्रेड 1 2 3। अच्छा, इसके से बचने के लिए थाई पैड्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और कॉम्प्लिकेशन आ सकती है इंजरी के, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। इंजरी हो गई है, उस मसल हीमाटोमा बन गया है, उसके बाद वो जगह बोनी कैल्सिफिकेशन उधर हो सकती है, जिस तरह इधर लेट सपोज हीमाटोमा बना था, इसके बाद इस जगह पे बोनी कैल्सिफिकेशन होगी, पेनफुल हो सकता है, और इसका काफ़ी टाइम लगता है इसकी ट्रीटमेंट में, ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद रिकवरी होती है। ये देखिए इधर मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हुआ है, मसल में इन्फ्लेमेशन हो गई और ऑसिफिकेंस बोन बन गई। अच्छा, थर्ड मसल की जो एक्यूट इंजरी हो सकती है वो क्या है, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स किस वजह से हो सकता है, ये पेनफुल इनवॉलंटरी मसल कंट्रक्शन है, और ये किस वजह से हो सकता है। अच्छा, ये नीचे लिखी हुई है इसकी मसल्स की, इसकी क्रैम्प्स की रीजंस लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी है अभी भी पुअरली अंडरस्टूड है, अभी तक नहीं पता कि किस वजह से होता है, इस तरह क्लियरली नहीं पता, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हाइपोथेसिस लोगों ने दी हुई है कि या तो ये मोटर न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी में चेंजेस आने की वजह से हो सकता है। दूसरा क्या है कि मोटर नर्व जो है, एक मोटर न्यूरॉन है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, दूसरा मोटर नर्व है जो कि मसल की तरफ होती है। तो एक सेंट्रल है और एक पेरिफेरल है, ठीक है। न्यूरॉन्स जो है सेंट्रल ओरिजिन के होते हैं और दूसरा पेरिफेरल। तो इन दोनों की एक्साइटेबिलिटी में चेंजेस आने की वजह से क्या हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये हाइपोथेसिस है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, प्रूफ नहीं है इसका, वैसे बातें की गई है हवाई। अच्छा, अब मसल के बाद टेंडन हो गया, टेंडन का इंजरी हो सकती है, एक्यूट इंजरी।
इसके भी ग्रेड्स है, ग्रेड 1 2 3, सही है। अच्छा, इसका कंप्लीट और पार्शियल में इन्होंने बताया हुआ है, तो ग्रेड 1 2 3 इसमें भी होता है, मसल की तरह ही होता है ये भी। अच्छा, तो टेंडन के अंदर कोलेजन फाइबर्स के टाइट पैरेलल बंडल्स होते हैं। अच्छा, इसकी रप्चर जो है एकदम से हो जाता है विदाउट एनी वार्निंग। आपने काफ़ी वीडियोस देखी होगी जिसमें एकदम से बंदा कोई एक्टिविटी कर रहा है, जोर लगा रहा है, एकदम से उसका मसल एकदम से रप्चर हो जाता है, वो टेंडन एकदम से रप्चर हो जाता है, ठीक है। तो बड़ी खतरनाक वो है। तो जो मोस्ट कॉमन टेंडन रप्चर्स है वो एक्िलीज टेंडन हो गया, सुप्रास्पाइनेटस हो गया। अच्छा, तो इसमें ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फुल मोशन को वापस रिस्टोर कर सके, फंक्शन को भी टेंडन के वापस रिस्टोर कर सके। टेंडन जो है उसकी ब्लड सप्लाई भी कम होती है, तो इस वजह से इसकी हीलिंग भी थोड़ा टाइम ले सकती है, लेकिन लिगामेंट से ज़्यादा ही होती है इसकी ब्लड सप्लाई। अच्छा, इसके बाद बरसा, बरसा की इंजरी हो सकती है, एकदम से इस पर हिट हो जाए तो उस वजह से हो सकती है। इसके अलावा ओवर यूज़ की वजह से हो सकती है। डायरेक्ट फॉल जो है वो एक्यूट इंजरी में आता है, जबकि ओवर यूज़ वाला जो है वो इसके बाद वाली कैटेगरी में पड़ेगी बरसा की, तो उसमें इन्फ्लेमेशन वक्त के साथ साथ होती है, सही हो गया। तो एक्यूट जब होता है तो उसमें बर्साइटिस हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उस बरसा के अंदर। बरसा जो फ्लूइड फिल्ड सैक्स होती है बॉडी के काफ़ी रीजन्स में होती है, ये देखिए डिफरेंट रीजन्स का इन्होंने बताया हुआ है। तो बर्साइटिस की हेमोरेजिक, एक्यूट में हेमोरेजिक ही होता है, ठीक है। हेमोरेजिक बर्साइटिस की क्या वो है मैनेजमेंट, आइस और कंप्रेशन। अच्छा, नर्व की इंजरी एक्यूट क्या होता है, बाहर कोई फायर वर्क हो रही है, बहुत तेज उसकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, नर्व में जो है ये कह रहे मेजर नर्व इंजरीज अनयूजुअल है एथलीट्स में, ठीक है। बाज़ नर्व्स ऐसी है जो कि मतलब बहुत सामने है, जिनकी इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो सकती है और डायरेक्ट ब्लो के थ्रू डायरेक्ट इंजर हो सकती है, जैसे कि कौन कौन सी है। अल्नर नर्व होगी, कॉमन पेरोनियल नर्व होगी जो कि इधर ये पैटिला के साथ है। इसके अलावा अच्छा, इन्होंने लिखा है नेक ऑफ फिबुला, वही पैटिला के साथ। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एकदम से जब इसकी इंजरी हो तो उस जगह पे टिंगलिंग, नमनेस या पेन हो सकता है, जो उसका एरिया है मायो नर्व का जो एरिया, डर्माटोम या मायोटोम जो है, ठीक है, डर्माटोम की सिम्टम्स बता रहे। अच्छा, तो ये नर्व की हमने इंजरी पढ़ ली। स्किन की क्या इंजरी हो सकती है, एक्यूट इंजरी, सिंपल जो है ना, बस इसमें तो कुछ बताने का नहीं है। अच्छा, इसके एब्रेशंस हो सकते हैं, लेसरेशंस या पंक्चर वाउंड्स। और प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ओपन वाउंड्स, अगर कोई ओपन वाउंड हो जाए जिस तरह ये हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है कि ब्लीडिंग को रोकना है, इन्फेक्शन को फिर दूसरा रोकना है, साथ ही साथ उस जगह की मोबिलाइजेशन कर दे, उसको ज़्यादा हिलाया नहीं ताकि वो हील हो सके। साथ ही साथ देखिए टेटनस तो नहीं है, इसकी वजह से जो है क्या करना है, इंजेक्शन दे दे, टेटनस का लगा दे, अगर वो कहीं बाहर वो उसके क्या कहते हैं, बस समझ आ गई आप लोगों को। अच्छा, ओवर यूज इंजरीज, एक्यूट इंजरीज से पढ़ ली, ओवर यूज इंजरीज क्या है। अब ये लॉन्ग ड्यूरेशन इंजरीज है, ठीक है, ये मतलब वक्त के साथ साथ होती है, इसकी मतलब एकदम से पता भी नहीं चलती कब वो ये इंसीडियस ऑनसेट होती है इसकी। अच्छा, एक ओवर यूज इंजरीज जो है ना, इसके 3 मेन चैलेंजेस है जो कि एक थेरेपिस्ट या किसी क्लिनिशियन को जानने में मुश्किल होता है। सबसे पहले डायग्नोसिस इसका करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ स्लोली स्लोली हुई है। इसके अलावा ट्रीटमेंट, जब पता ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम इसका लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इंजरी होती जा रही है, तो इसका फिर हील होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा क्यों हुई है, रीज़न कॉज वो मालूम करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी पहले पता नहीं कब इसको हुई होगी, कब से स्टार्ट हुई होगी, और ये कौन से फैक्टर की वजह से हुई होगी। अच्छा, तो डायग्नोसिस कैसे करनी है आप लोगों ने, सबसे पहले तो कंप्रिहेंसिव हिस्ट्री लेनी है। इसके अलावा नेचर और साइट ऑफ पेन देखें, और साथ ही रिस्क फैक्टर्स देखें कि बंदा ऐसे कौन से काम कर रहा है जिसकी वजह से इंजरी हो सकती है। तो केयरफुल एग्जामिनेशन करें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर का उसे पता चल सकता है केयरफुल एग्जामिनेशन से, ठीक है। तो एक ओवर यूज इंजरीज, अब इसकी टाइप्स पड़ेगी। सबसे पहले बोन्स में कौन सी इंजरीज हो सकती है, तो बोन में स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बार बार बोन यूज़ हो रही उस पर स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। कॉमन इंजरी है स्पोर्ट्स में, ज़्यादातर मैराथन रनर्स में होती है। अच्छा, ये पहली बार कब रिपोर्ट की गई कि एक बंदे को स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, मिलिट्री में 19th सेंचुरी में पता चला था। अच्छा, स्ट्रेस फ्रैक्चर माइक्रो फ्रैक्चर होता है जो कि बार बार लोडिंग की वजह से होता है। अच्छा, इधर उन्होंने बड़े मज़े की ये टेबल दिया हुआ है कि कौन से स्पोर्ट्स में कौन सा बोन का स्ट्रेस फ्रैक्चर ज़्यादा हो सकता है। तो ये स्पोर्ट्स के नेम लिखे, पहले ये बोन्स का लिखा हुआ और बताया कौन कौन से स्पोर्ट्स में इसके
ज़्यादा हो सकते हैं चांसेस, ठीक है। बाले डांसर का लोअर लिम्ब के साथ बहुत ज़्यादा लिंक है। ये देखिए बाले डांसर, बाले डांसर, बाले डांसर, सही हो गया। ये बाले डांसर इधर भी लिखा हुआ है, तो ये आप लोग एक नज़र देख लेना। अच्छा, अब ये इन्होंने ग्राफिक दिए हुए दो। सबसे पहले जब बोन पे जोर पड़ता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस रिएक्शन बोन शो करती है, ठीक है। फिर जैसे स्ट्रेन ज़्यादा होता है, ये देखिए इस तरफ जैसे जाते जाएंगे स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ पेन भी ज़्यादा हो रहा है, पेन भी ज़्यादा हो रहा है, बोन एक स्ट्रेस रिएक्शन शो कर रही है, पेन, ठीक है। फिर एक लिमिट आती है जिसके बाद एकदम से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। जब बोन पे इस लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेन डाले तो स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। और इसी ये जो लाइन बनाई हुई लिमिट, इसके बाद जो है ना वो स्ट्रेस फ्रैक्चर सीटी, एक्सरे और एमआरआई बता सकता है। अच्छा, तो ये इन्होंने एक बात बताई है, लेट सपोज, अच्छा बस छोड़ो ये वैसे लंबी हो जाएगी। अच्छा, डायग्नोस्टिक फीचर क्या हो सकते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर के? लोकलाइज पेन, टेंडरनेस ओवर द फ्रैक्चर साइट। इसके अलावा एक बंदे ने अभी अभी जो है ना नई नई ट्रेनिंग शुरू की है, नई एक्टिविटी शुरू की, उस वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है। तो वो बंदा हो सकता है हिस्ट्री आपको दे दे कि मैंने अभी नई नई एक्टिविटी शुरू की थी। इसके अलावा एक्सरे अपीयरेंस जो है ज़्यादातर नॉर्मल नज़र आती है, जबकि सीटी, एमआरआई या रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन के थ्रू आपको क्लियरली सही से पता चल सकता है कि इस बंदे को स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। पेरियोस्टल रिएक्शन एक्सरे पे शो की हो सकता है, लेकिन स्ट्रेस फ्रैक्चर बारीक होता है तो वो पता इस तरह नहीं चलता। तो ये देखिए थोड़ा सा ये उभरी हुई जगह, तो स्ट्रेस फ्रैक्चर का पेरियोस्टल रिएक्शन बता आ रहा है। जबकि अगर एमआरआई देखें तो एमआरआई में जो है इस जगह पे देखें बोनी डीम हो रहा है, तो ये आपको पता चल रहा है। सीटी स्कैन में अगर देखिए ये एक लकीर सी बनी हुई है, ये बता रहा है कि इधर कोर्टिकल डिफेक्ट आया हुआ है। जबकि ये क्या है, रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन है, इसमें सबसे क्लियर नज़र आ रहा है कि जगह पे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है। अच्छा, तो बोन के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना, तो बोन में हमने सबसे पहले देखा स्ट्रेस फ्रैक्चर ओवर यूज इंजरीज में। दूसरी ओवर यूज इंजरी क्या है? ऑस्टियाइटिस या पेरी ऑस्टियाइटिस। ऑस्टियाइटिस मतलब बोन की इन्फ्लेमेशन हो जाना। पेरी ऑस्टियाइटिस क्या है? बोन के साथ जो स्ट्रक्चर है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है। तो ऑस्टियाइटिस का इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, मोस्ट कॉमन नॉन कंडीशन जो है वो है ऑस्टियाइटिस प्यूबिस। ये जो सिम्फिसिस प्यूबिस है इस जगह पे बोन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो सिम्फिसिस प्यूबिस टेंडरनेस होता है पालपेट करने में, और ज़्यादातर उन मूवमेंट्स में होता है जब आप हिप को बहुत ज़्यादा यूज़ करें या ऐसी मूवमेंट जिसमें ये आपका पेल्विस इन्वॉल्व हो, तो इन केसेस में जो है ऑस्टियाइटिस प्यूबिस हो सकता है। तो ये एक और कंडीशन है। अब इसके बाद एपोफाइजाइटिस आते हैं। एपोफाइजिस किसे कहते हैं? एक तो एपिफाइजिस होता है ना, एक एपोफाइजिस होता है। एपोफाइजिस जो है, बाज बोन्स ऐसी है ना जिसके ऊपर एक और बोन का पीस लगा होता है जिसका अपना ग्रोथ प्लेट होती है। लेट सपोज अगर ये देखिए ये बोन, ठीक है, ये क्या है? कैल्केनियस है। कैल्केनियस का अपना बोन जो है ना ग्रोथ प्लेट इस जगह पे कहीं पे होगी, लेकिन इसके आगे इस कोने में एक और बोन इसी का हिस्सा लगा होता है जिसकी अपनी ग्रोथ प्लेट होती है। तो वो जो हिस्सा लगा हुआ है उसको एपोफाइजिस कहते हैं, ठीक है। तो अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए वो कहलाता है एपोफाइजाइटिस। सही हो गया। तो जिस तरह अब ये है, ये टिबिया है। टिबिया के इधर ऊपर इस ये जो छोटी सी बोन है इसका अपना इधर ग्रोथ प्लेट है, जबकि बाकी बोन का इस जगह पे ग्रोथ प्लेट है। तो ये अपना इसका ग्रोथ प्लेट है, इसीलिए इस छोटी सी बोन को कहते हैं एपोफाइजिस। सही है, ये जो इसी का हिस्सा टिबिया का हिस्सा ही है, लेकिन ये अलग इसका ग्रोथ प्लेट है। अच्छा, तो इसी की बेसिस पे इसको अलग अलग नेम दिया हुआ है। अच्छा, ये क्या हो सकता है? एक तो बोन की इस जगह पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है, दूसरी सेपरेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन आर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। ये जॉइंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन इधर ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, सही है, इधर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो मोस्ट कॉमन इसकी एग्जांपल क्या है? ऑस्गुड श्लेटर डिजीज़, ठीक है। ये जो है जब बच्चे मैच्योर हो रहे होते हैं उस टाइम इनको ये हो जाता है, और 18 ईयर्स तक जब उनकी बोन्स मैच्योर होना शुरू हो जाती है बिल्कुल, तो उस टाइम ये इसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, ये मसला ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो टिबिया के ऊपर ये टेंडन आके लग रहा है, पैटिला का जो पैटिलर टेंडन इधर आके लग रहा है, तो ये जो एपिफाइजिस है ये इस जगह से अलहदा हो सकता है थोड़ा सा, ये इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, तो इसको ऑस्गुड स्लेटर डिजीज़ कहते हैं। इसी तरह सेवेर्स डिजीज़ जो है कैल्केनियम की है, इस जगह पे इसकी मसला हो जाए, ठीक है। तो इस बेसिस पे इसको नेम दिए गए।
अब आर्टिकुलर कार्टिलेज पे आते हैं। बोन हमने पढ़ लिया। आर्टिकुलर कार्टिलेज की कौन सी ओवर यूज इंजरी हो सकती है? आर्टिकुलर कार्टिलेज जॉइंट्स के दरमियान होता है ना, तो उसके कार्टिलेज ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में जो है ना ख़राब होने शुरू हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा ओवर यूज इंजरी की वजह से हो सकता है। तो ये क्या होता है, क्या चेंजेस आ सकती है उस आर्टिकुलर कार्टिलेज में? सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपिक इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ सकती है, फिर उसके बाद वक्त के साथ साथ सॉफ्टनिंग हो सकती है, फिब्रिलेशन हो सकती है, स्प्लिटिंग ऑफ कार्टिलेज को कहते हैं, फिजरिंग हो सकती है, और साथ ही साथ लास्ट में ग्रॉस विजिबल चेंजेस एक्सरे के थ्रू भी पता चल सकता है। सही हो गया। जॉइंट में कौन सी ओवर यूज की वजह से चेंजेस आ सकती है? इन्फ्लेमेशन हो सकती है जॉइंट की, उसका जो कैप्सूल है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है। तो इसी बेसिस पे साइनोवाइटिस या कैप्सुलाइटिस कह सकते हैं। साइनस टारसाई सिंड्रोम इसकी एक एग्जांपल है। साइनस टारसाई ये फुट में जो थोड़ी सी ये जो टनल सी बनी हुई है, इस जगह को कहते हैं। इधर जो है क्या होता है, जॉइंट का एक हिस्सा है ये भी, तो इसमें साइनोवाइटिस हो सकती है, इसमें साइनस साइनोवाइटिस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हिप जॉइंट की साइनोवाइटिस हो जाए, तो ये इन्होंने इसके बारे में पूरा लिखा है, साइनस टारसाइटिस कहते हैं। अब आगे लिगामेंट की तरफ जाते हैं। लिगामेंट की ओवर यूज की वजह से क्या हो सकता है? इंजरीज हो सकती है, लेकिन ये अनकॉमन है ओवर यूज इंजरीज ऑफ लिगामेंट। एक्यूट इंजरीज कॉमन है जिसमें टियर हो सकता है, जोर पड़े उस लिगामेंट पे तो रप्चर हो सकते हैं, जबकि ओवर यूज में इसका इतना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये ब्रेस्ट स्ट्रोक स्विमर्स में हो सकता है, मिडिल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी, ठीक है। तो उन लोगों को ब्रेस्ट स्ट्रोकर कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं। अच्छा, मसल की ओवर यूज इंजरीज, हमने मसल की एक्यूट इंजरीज ऊपर पड़ी थी जिसमें हीमाटोमा आ गया था, इसके अलावा क्रैम्प आ गया था और टीयर आ गया था। अब ओवर यूज की वजह से क्या हो सकता है? फोकल टिश्यू थिकनिंग हो सकती है, फाइब्रोसिस हो सकती है, इसके अलावा क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकता है, इसके अलावा मसल सोरनेस हो सकती है। ये ओवर यूज में आ गया, सही है। मसल सोरनेस जो था, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, वो एक्यूट में भी हमने पढ़ा है, ओवर यूज में भी पढ़ा है। ओवर यूज मसल बार बार यूज कर रहे हो तो उस वजह से हो सकता है। अच्छा, मसल इंजरीज फोकल टिश्यू थिकनिंग या फाइब्रोसिस, जब बार बार एक मसल पे आप वो लोड डाल रहे हो, उसमें माइक्रो ट्रामाज होते हैं, बार बार हो रहे हैं, तो आखिर में क्या हो सकता है? मसल थिकंड हो सकता है, ठीक है, और फाइब्रोसिस हो सकती है उस जगह की। अब इसके बाद जो है क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम, मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें कौन सी रीजन ज़्यादातर अफेक्ट होती है? लोअर लेग हो गया, ये जो टिबिया के पीछे वाला रीजन है, इसके अलावा फोर आर्म्स हो गए। ये बहुत कॉमन रीजन है क्योंकि इधर ये तंग जगह है और इधर मसल्स है, तो इधर इन्फ्लेमेशन हो तो। अच्छा, तो मैंने तो आपको इसकी पूरी वो बता दिया था क्या होता है पैथोलॉजी इसमें, तो आगे जाते हैं पैथोफिजियोलॉजी इसकी। अच्छा, क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम का क्या है? एक्यूट कंपार्टमेंट का हमने पढ़ा था, ये क्रोनिक का भी इसी तरह ही होता है। ओवर यूज़ की वजह से स्वेलिंग होती है, टाइटनेस होती है, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, फिर उसकी वजह से लोकल टिश्यू स्वेलिंग होती है, फिर से टाइटनेस होती है, ओवर यूज़ और भी हो रहा है वक्त के साथ साथ, तो ये सारा जो है एक साइकिल है इसकी। अच्छा, तो क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम के सिम्टम्स एक्यूट से अलग होते हैं। एक्यूट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, आराम में भी, ठीक है, इंजरी हुई है उस वजह से। जबकि क्रोनिक में जब आप एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम उस जगह पे स्वेलिंग और ज़्यादा हो जाती है माइक्रो ट्रॉमा की इंजरीज की वजह से, और भी ज़्यादा स्वेलिंग होती है, टाइट कंपार्टमेंट होते हैं। जैसे ही आप छोड़े हुए एक्टिविटी छोड़ दें 15 मिनट्स के अंदर अंदर जो है आपका वो मसला फिर से ठीक हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है, वक्त के साथ साथ जब आप वो एक्टिविटी बार बार करते हैं तो वक्त के साथ साथ फिर 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लगता है रिकवरी में। सही हो गया। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए? सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, जिस वजह से ये हो रहा है बायोमैकेनिकल जो एबनॉर्मलिटी उसकी करेक्शन करें। अगर ये इससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं जिसमें रिलीज़ किया जाता है फैशिया को, या रिमूव कर दिया जाता है फैशिया को। मसल सोरनेस जो है वो मैंने आपको बता दिया, 1 दिन या 2 दिनों के बाद वो फिजिकल एक्टिविटी की वजह से सोरनेस हो जाए। जब पहली बार बंदा जिम जाए और बस जोश में होकर मैंने ये भी करना है वो भी करना है फिर इसके बाद घर जाके बैठ जाता है, काफ़ी लोगों के साथ इस तरह एक्सपीरियंस हुआ होगा, तो वो डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस उनके साथ होती है, तो जिसकी वजह वापस बैठे। अच्छा, टेंडन ओवर यूज इंजरी, इसकी वजह से टेंडन में ओवर यूज की वजह से कौन सी इंजरीज हो सकती है? टेंडिनोसिस हो सकती है, टेंडिनाइटिस हो सकती है, पैराटेंडाइटिस हो सकती है, और पार्शियल टीयर्स। तो टेंडिनोसिस और टेंडिनाइटिस में क्या फ़र्क है? ओसिस वर्ड लग जाए तो डिजनरेशन के लिए यूज़ होते हैं वर्ड, आइटिस वर्ड लग जाए तो इन्फ्लेमेशन के लिए। तो एक में डिजनरेशन होती है, एक में इन्फ्लेमेशन, और पैराटेंडाइटिस ये अलग है। अच्छा, टेंडन की इंजरीज मोस्ट कॉमन और अमंग द मोस्ट कॉमन ओवर यूज इंजरीज, ठीक है। तो आगे ये इन्होंने कोलेजन की टाइप्स की बात की हुई है।
टेंडिनोसिस के बारे में देखें तो टेंडिनोसिस में क्या होता है, डिजनरेशन हो जाती है सिंपली अगर कहूँ। जैसे रोटेटर कफ हो गया, काफ़ी लोगों को होता है इम्पेंजमेंट की वजह से बार बार जो है वो रोटेटर कफ डैमेज होता है, आखिर में क्या हो जाता है, डिजनरेशन हो जाती है उधर। सही है। इसके अलावा और कौन सी साइड्स हो सकती है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस हो गया, पैटेलर टेंडन हो गया, अकिलिस टेंडन, जिस तरह ECR भी जो है ये इस टेनिस एल्बो में हो सकता है। टेनिस एल्बो, बंदा टेनिस खेलता है, बार बार इसकी इंजरी होती है, ओवर यूज़ की वजह से इधर टेनिस एल्बो हो जाता है। इसके अलावा और कौन सी साइड्स हो सकती है लिखी हुई है, तो ये आप लोग एक नज़र देख लें। अच्छा, टेंडिनाइटिस इन्फ्लेमेशन है, सही हो गया। और ये किसके साथ हो सकता है, पैराटेंडिनाइटिस के साथ। इसके साथ और जगहों की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। पैराटेनाइटिस, पैराटेनन, ये टेनन होता है, ठीक है, टेंडिनाइटिस नहीं, ये टेनानाइटिस है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन आ सकती है, इसमें पेरीटेंडिनाइटिस भी आ सकते हैं, मतलब टेंडन के साथ जो जगह है उसकी इन्फ्लेमेशन। टेनोसाइनोवाइटिस आ सकता है, ठीक है, जो टेंडन होता है उसके ऊपर एक साइनोवियल शीथ सी होती है, उसकी इन्फ्लेमेशन साथ हो जाए। इसके अलावा टेनोवेजोनाइटिस आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस इसमें आ सकती है पैराटेनोनाइटिस में। सही हो गया। ये बार बार जब एक टेंडन रब होता है ब्रोनी बोनी प्रोमिनेंस की वजह ऊपर, तो ये उसकी वजह से हो सकता है पैराटेनन इरिटेशन, ठीक हो गया। अब आगे जाते हैं, इसकी एक एग्जांपल है लिखिए, डिकर्वेंस टेनोसाइनोवाइटिस। सही हो गया। और डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है एक बंदे को जिसको टेंडिनोसिस हुआ है या पैराटेंडिनाइटिस हुआ है। अच्छा, पार्शियल टीयर्स की तरफ जाते हैं। तो हमने टेंडन के ऊपर पढ़ा था टीयर्स हो सकते हैं, तो ये उसी की बात की है कि ज़्यादातर एक्यूट केसेस में होते हैं। ओवर यूज़ में इतने इन्होंने लिखा हुआ है कि नॉट ओवर यूज़। अच्छा, बरसा की तरफ जाए तो बरसा की बार बार वो क्या कहते हैं, ओवर यूज़ की वजह से इसकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। सही हो गया। तो ओवर यूज इंजरीज आर क्वाइट कॉमन। सब एक्रोमियल बरसा हो गया, ट्रोकेंटेरिक बरसा हो गया, ITB का बरसा हो गया, रिट्रोकैल्केनियल बरसा हो गया, नी का बरसा हो गया, एकिलीज टेंडन का जो है, तो इन सब में जो है हो सकता है ओवर यूज़ की वजह से बर्साइटिस, ठीक है। तो बर्साइटिस के क्या सिम्टम्स हैं, लोकल टेंडरनेस होती है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है एक स्पेसिफिक मूवमेंट में। जिस जगह पर बर्सा प्रेजेंट है उस जगह के मसल की मूवमेंट या उस जगह पे मूवमेंट हो तो पेन होगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या, एनसिड करें, सही है। लेकिन ये एनसिड ज़्यादातर इफेक्टिव नहीं होती, क्यों, क्योंकि बर्सा की तरफ ब्लड सप्लाई इतनी नहीं होती। और आपको पता है जब आप कोई मेडिकेशन लेते हैं वो जिस जगह पे पहुंचती है वो ज़्यादातर ब्लड के थ्रू पहुंचती है। तो अगर ब्लड नहीं है तो एसिड उस जगह की इन्फ्लेमेशन कम करने में इतना इफेक्टिव नहीं हो सकती। सही हो गया। तो अगर बर्साइटिस हो रहा है तो एक तो एसिड हो गया, इसके अलावा उस जगह पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बर्साइटिस। हमने इससे पहले बरसा का जब पढ़ा था एक्यूट में, तो उसमें एक्यूट में ज़्यादातर ब्लो की वजह से बर्साइटिस होता है, तो उसमें ब्लड ही होता है, ब्लड होता है उस बरसा में आ जाता है। जबकि ओवर यूज़ की वजह से बरसा इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें ब्लड ज़्यादातर नहीं होता। सही है। तो इसमें जब फ्लूइड ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं तो इंजेक्शन के थ्रू इसे निकाल भी सकते हैं, साथ ही साथ उस जगह में कोर्टिकोस्टेरॉइड डाल सकते हैं, अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो। अच्छा, नर्व की ओवर यूज़ इंजरीज हो सकती है, तो ये रीजन्स लिखिए कौन कौन सी जगह में हो सकती है। ये मोटर्न्स न्यूरोमा जो है, ये पाँव में जो 3rd और 4th टो है इसके दरमियान जो नर्व होती है, ओवर यूज़ पाव की आप करें तो उसकी वजह से ये नर्व इंट्रैपमेंट और इसकी वजह से नर्व के साइन शो कर सकता है। सही है, नर्व कंप्रेशन के। तो ये असल में न्यूरोमा नहीं होता, नर्व का ट्यूमर नहीं होता, ये नर्व कंप्रेशन है, इसको मोटर्स न्यूरोमा कहते हैं। स्किन को बार बार आप यूज़ करें, एक तो हमने ऊपर स्किन की एक्यूट इंजरीज पड़ी थी, वो कट वगैरह इस तरह की चीज़ों से होता है। ओवर यूज़ अलग है, ओवर यूज़ में कट वगैरह नहीं होता। ओवर यूज़ आप बार बार जिस तरह लड़कियां झाड़ू लगाती है, वाइपर लगाती है, तो वाइपर बार बार स्किन के साथ वो रब होता है तो उनको ब्लिस्टर्स निकल आते हैं, फ्रिक्शन उधर होती है। इसके अलावा शूज़ वो अगर पहने, ज़्यादातर ये जो हील्स वाले पहनते हैं, इस तरह कोई सख्त शूज़ हो, वो बार बार उस स्किन का रब हो तो उस वजह से उधर ब्लिस्टर बन सकते हैं। तो इसके अलावा कैलस हो सकता है, एक बंदा बहुत ज़्यादा काम करता है, चलता है, उसके जो बॉल्स ऑफ द फुट है उस पे कैलस बन सकते हैं। तो ये सारी एक्यूट और ओवर यूज़ इंजरीज थी। बाय बाय।